ये एड याद है? सुना, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम ना? करेक्ट। देन व्हाट इज दिस महिला डूइंग इन योर टीम? बड़ा फनी है तू, है बड़ा फनी है। यू ब्लडी बैकलोरियन ब्लडी समझता है। ऐसे ही और 10-12 टेलीकॉम नेटवर्क्स थे जो कि इंडियन मार्केट में ऑपरेट करते थे, बट पिछले एक दशक में सब एक के बाद एक ख़त्म हो गए। पर वोडाफोन आइडिया जो कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एक टाइम पे मार्केट लीडर थी, उनका इतना ज़्यादा कर्जा कैसे बढ़ गया और क्या अब वोडाफोन आइडिया भी बंद हो जाएंगे या फिर वो कम बैक करेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इस हफ्ते जो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, क्योंकि पहले तो यार जो केएम बिरला का लेटर आया था वो सामने आया, जिसमें वो गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि उनका जो 27.66% स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, वो चाहते हैं कि यार गवर्नमेंट ले ले, और वो तो बोल रहे हैं कि भैया फ्री में ले लो पर हमें इस खाई से बचा लो। दूसरी तरफ हफ्ता ख़त्म होते होते केएम बिरला ने ये भी अनाउंस किया कि वो वोडाफोन आइडिया के बोर्ड से स्टेप डाउन कर रहे हैं, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस हफ्ते करीब 16% वोडाफोन आइडिया के शेयर्स गिरे हैं। पर क्वेश्चन ये है कि यार जो वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हुआ था 2018 में, और उस टाइम में ये लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर थे इंडियन मार्केट के, फिर अचानक इतने कम साल में इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार मर्जर से पहले वोडाफोन का जो ज़ूज़ू ब्रांड था और उधर जो आइडिया का हनी बनी ब्रांड था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपने ज़ूज़ू के तो कई सारे ज़बरदस्त एड्स देखे होंगे। पर अभी अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर करीब 20,000 करोड़ है, जबकि उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ देने हैं। मतलब अगर लाख और करोड़ साथ में आ जाए ना, सोचो इतना बड़ा नंबर ना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप खुद सोचो कि यार वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट कैप है उससे 7 गुना ज़्यादा तो यार उनका कर्जा है जो कि उनको गवर्नमेंट को लौटाना है, तो वो कैसे ही कम बैक करेंगे? बट इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया इतना ज़्यादा कर्जा आया कहाँ से। तो जो मेजर उनको पैसे गवर्नमेंट को देने हैं वो है उनके स्पेक्ट्रम यूसेज के लिए, जो कि वो 3G 4G कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये अमाउंट आता है 96,270 करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद जो उनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लाइबिलिटी है वो है 60,960 करोड़ रुपए का, और इसके अलावा इनके लोन्स, गारंटीज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ये सब भी है। तो बेसिकली काफ़ी मोटा पैसा उनको वापस करना है। बट एक और जो काफ़ी बड़ा टैक्स अमाउंट है जिसके लिए वोडाफोन इंडिया लड़ भी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोर्ट में, वो ये है कि यार 2007 में जब वोडाफोन ने हज को ख़रीदा था वो एक्चुअली डील केमन आइलैंड्स में हुई थी, क्योंकि हज भी केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड था और वोडाफोन भी फॉरेन कंपनी था। तो इस डील में वोडाफोन ने करीब $11.1 बिलियन दिए थे हज में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने के लिए। पर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इसमें भी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और बोला कि करीब $2.1 बिलियन आपको टैक्स देना पड़ेगा। उधर वोडाफोन ने बोला कि भैया जब हमने डील देश के बाहर करी है तो टैक्स देने की क्या ज़रूरत है। बट गवर्नमेंट का कहना था कि भैया डील ज़रूर आपने बाहर करी है, बट आपके जो सारे एसेट्स है, ऑपरेशंस है, वो तो इंडिया बेस्ड है, तो आपको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद काफ़ी केस फाइल हुए, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन केस जीता भी, बट उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट नया रूल लेके आई जिसमें जो पुराने ट्रांजैक्शंस हुए थे उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन था इसके कारण फिर से वोडाफोन पे केस होने लग गया, और ये भी जो $2.1 बिलियन था उस पर भी इंटरेस्ट लग के अब ये टैक्स अमाउंट काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब वैसे जो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन है वो तो गवर्नमेंट बोल रही है कि यार वो हटा देगी, और इसके कारण आप देखेंगे कि यार फ्राइडे को वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया को काफ़ी ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने हैं, और उतना तो यार लग नहीं रहा कि अब वो दे पाएंगे। तो अब फिर बात आती है कि अगर वोडाफोन आइडिया डूब गया और सिर्फ 2 ही कॉम्पिटिटर रहे, एयरटेल और जियो, फिर मार्केट में क्या नुकसान आएगा? तो देखो यार जो इंडियन वायरलेस नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है, करीब 1200 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, जिसमें मार्केट लीडर जियो है, उनके 422 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है एयरटेल जिनके 352 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फिर आता है वोडाफोन इंडिया जिनके 283 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और चौथे नंबर पर अपना BSNL है, 118 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। पता नहीं यार अब भी कौन BSNL यूज़ कर रहा है। तो फंडा सिंपल है, अगर वोडाफोन इंडिया मार्केट से एग्जिट कर लेती है तो ओवरऑल इंडियन टेलीकॉम मार्केट एक डुओपोली बन जाएगा, जिसमें 2 मेन प्लेयर रहेंगे, जियो और एयरटेल। तो इससे 2 तरह की डुओपोली हो सकती है। एक तो है बर्ट्रांड डुओपोली, तो उसमें बेसिकली होता है क्या है कि क्योंकि दोनों कंपनी सिमिलर ही सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट सबसे सस्ता होता है ज़्यादा लोग वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। दूसरा आ जाता है फिर कॉर्नर डुओपोली, उसमें जो दोनों कंपनीज होती है वो आपस में डिसाइड कर लेती है कि यार कौन सा पार्ट ऑफ द मार्केट एक कंपनी हैंडल करेगा और दूसरा पार्ट ऑफ द मार्केट दूसरा कंपनी हैंडल करेगा।
तो अगर आप अभी इंडियन टेलीकॉम मार्केट का सीन देखेंगे आपको तो समझ आ गया होगा कि यार बर्टान डुओपोली तो इंडिया में खत्म हो चुका है। मतलब एयरटेल धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ा रहा है, पोस्टपेड का प्राइस बढ़ा दिया है। पर मंथ पहले आपको मिनिमम 49 रुपीज़ का रिचार्ज करवाना पड़ता था, अब 79 रुपीज़ का करवाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम कॉर्नर डुओपोली की ओर जा रहे हैं। तो इससे आप बोलेंगे कि भैया नुकसान क्या होगा? नुकसान डुओपोली के कई ज़्यादा हैं। पहली बात तो ये है कि यार क्योंकि सिर्फ 2 कंपनीज़ हैं, ये खुद में आपस में डिसाइड करके एक प्राइस फिक्स कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने प्राइसेस को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इससे फिर कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे और जो ऑप्शंस भी मिलेंगे उसमें कोई इनोवेशन नहीं होगा, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। मतलब जब पहले 10-12 टेलीकॉम नेटवर्क हुआ करते थे, आप देख लो वर्जिन मोबाइल का ऐड, वो बोलते थे कि भैया हम STD 20 पैसे में दे रहे हैं। फिर एयरसेल हुआ करता था जो कि यूजुअली कपल्स यूज़ करते थे क्योंकि एयरसेल टू एयरसेल अनलिमिटेड कॉल्स था। तो ऐसे हर एक टेलीकॉम कंपनी अपना एक डिफरेंट USP बिल्ड करती थी। बट डुओपोली में उनको कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों कंपनीज मिलकर प्राइस बढ़ा देंगे और ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वैसे भी कंज्यूमर्स के पास और कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। तो फिर इससे ये समझ आता है कि भैया वोडाफोन आइडिया को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि मार्केट में थोड़ा बहुत इनोवेशन और कॉम्पिटिशन बचा रहे। और आप पूछेंगे भैया ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि यार मार्केट शेयर के अगर हम मामले में देखें तो जियो के पास करीब 31.81% मार्केट शेयर है, एयरटेल के पास 29.84% है, फिर आता है वोडाफोन आइडिया जिनके पास 24.02% है और फिर आखिर में अपना 10.05% के साथ आता है BSNL। तो अगर गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया और BSNL को कंबाइन कर दे तो टोटल मार्केट शेयर इनका करीब 34% हो जाएगा, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क हो जाएगी और इनके सर्वाइवल के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। बट यार सिर्फ कंबाइन करने से तो ऐसा होगा नहीं ना, एक ऐसा डायनामिक बिजनेस लीडर भी चाहिए जो कि ये जो कंबाइंड एंटिटी जो कि इतने लॉसेस में है उसको टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल और एक ग्रोइंग वेंचर बनाए। तो इसमें आपको पता होगा कि यार जब सत्यम का स्कैम हुआ था और रामलिंगम राजू ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था तब टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स को खरीद लिया था और विनीत नायर जो कि टेक महिंद्रा को उस टाइम हेड करते थे उन्होंने इस कंबाइंड एंटिटी पे काम करके इसको प्रॉफिटेबल बनाया है और आज आप देखेंगे कि टेक महिंद्रा काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ऐसा अगर कोई ज़बरदस्त बिजनेस लीडर गवर्नमेंट ढूंढ पाती है और थोड़े बहुत कर्जे माफ़ कर देती है तो शायद एक टर्न अराउंड हो पाए। एक और जो तरीका जिससे वोडाफोन आइडिया बच सकती है वो एक्चुअली गुरचरण दास जो कि ex-CEO हैं PNG इंडिया के, उन्होंने बोला है कि इंडस्ट्री को यूज़ करके हमको रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। जैसे कि 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा लाइसेंस फी लगती थी वो हटा के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे शिफ्ट हो गए और उससे टेलीकॉम इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो वैसे यार ये जो टैक्सेस हैं थोड़े बहुत कम करने चाहिए और ऐसे टैक्सेस लगाने चाहिए जो कि एक्चुअल में टेलीकॉम इंडस्ट्री की ग्रोथ में मदद करे। अब ये तो यार 2 पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, बट अगर ऐसा नहीं होता है और वोडाफोन आइडिया डूब जाती है तो ऐसा लग रहा है कि जो लो पेइंग कस्टमर हैं वो जियो के पास चले जाएंगे क्योंकि जियो के चार्जेस अभी भी काफ़ी कम है। हाई पेइंग कस्टमर्स एयरटेल लेने की कोशिश करेगा क्योंकि वो चाहता है कि यार उनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है यानी ARPU वो बढ़े और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज 79 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करते हैं अगर आपको एयरटेल का सिम एक्टिव रखना है। तो इससे एयरटेल का जो सब्सक्राइबर बेस है वो कम होगा बट ये हाई पेइंग कस्टमर्स होंगे जिससे एयरटेल होपफुली इनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि यार वोडाफोन आइडिया कमबैक कर पाते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट उनकी कितनी ज़्यादा मदद करती है क्योंकि वोडाफोन आइडिया इतना बड़ा प्लेयर है और अगर इतनी बड़ी कंपनी डूब जाती है तो जो फॉरेन कंपनीज हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पे भी एक बैड इंप्रेशन जाता है कि यार इंडिया में बिजनेस करना काफ़ी टफ है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वोडाफोन इंडिया कमबैक कर पाएगी या डूब जाएगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये तो यार वोडाफोन आइडिया के ऊपर केस स्टडी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करना, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।